तो इस वीडियो में हम HPPSC का जो जूलॉजी का पार्ट डिटेल में डिस्कस कर रहे थे उसका ये थर्ड पार्ट है और हम लोग 86 क्वेश्चन पे आए थे। ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन। तो इसका आंसर होगा डी, ऑक्सीटोसिन। न्यूरोपेप्टाइड बेसिकली वो पेप्टाइड होते हैं दोज आर सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड बाय द न्यूरॉन्स। तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन होगा क्योंकि ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वहीं पे अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो इट इज़ ए 44 अमाइनो एसिड हार्मोन दैट इज़ सिक्रेटेड बाय द सोमैटोट्रॉफ सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड अगर इंसुलिन की बात करें दिस इज़ 51 अमाइनो एसिड प्रोटीन रिलीज्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। एंड इसके दो चेन होती है, ए चेन एंड बी चेन। ए में 21 अमाइनो एसिड होते हैं और बी में 30। ये दोनों चेन एक दूसरे के साथ दो इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं। ग्लूकागन भी आपको पता है अल्फा सेल ऑफ द पेनक्रियाज से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन क्रेनियल नर्व डज सेंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन टू द हार्ट, स्टमक एंड लिवर। तो इसका आंसर होगा वैगस नर्व। ये 10th क्रैनियल नर्व है जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की मेन नर्व है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ट्राइजेमिनल 5th क्रैनियल नर्व है जिसका फंक्शन होता है फेशियल सेंसेशन एंड एक्सप्रेशन। एब्ड्यूसेंस 6th क्रैनियल नर्व है जिसके फंक्शन होते हैं लेटरल मूवमेंट ऑफ आई। एंड ग्लोसोफेरेंजियल इट इज़ ए 9th क्रैनियल नर्व एंड इट्स फंक्शंस आर टेस्ट एंड इन स्वेलोइंग। सो अगर 88 पे मूव करें ऑल द हॉर्मोन्स ऑफ द एड्रिनल कोर्टेक्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल क्योंकि एड्रिनल कोर्टेक्स के जितने भी हार्मोन होते हैं सारे स्टेरॉयड इन नेचर होते हैं, कोई भी प्रोटीनियस इन नेचर नहीं होता। जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स में बात करें तो एड्रिनल कोर्टेक्स की आउटर टू इनर साइड मूव करते हुए 3 लेयर होती हैं, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेरिया। ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकोर्टिकोइड रिलीज होता है जिसमें एग्जांपल है सबसे मेन एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट फेसिकुलेटा में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स रिलीज होते हैं और इसका एग्जांपल है कोर्टिसोल। रेटिकुलेरिया में सेक्स कोर्टिकोइड रिलीज होते हैं जैसे एग्जांपल है एंड्रोजन, एस्ट्रोजन। तो ये जितने एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल और एंड्रोजन और एस्ट्रोजन है ये सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज्ड होते हैं। और बाकी जो है जैसे टायरोसिन ये तो खुद एक अमाइनो एसिड है और इससे बाकी अदर हार्मोन जैसे कि एड्रिनल मेडुला के एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन ये बनते हैं और डोपामाइन भी इसी से बनता है। और अगर हम ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करें तो ये तो वो प्रोटीन्स होते हैं जिनके साथ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच होता है और इसके एग्जांपल में जैसे FSH, LH, TSH और HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सब आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 89 है इन ह्यूमन स्पर्म पास फ्रॉम द वेजाइना थ्रू यूट्रस टू द टॉप ऑफ द फेलोपियन ट्यूब एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब। ओके, these contractions are initiated during the sexual intercourse by release of। तो ये पूछा है कि किन किन दो हॉर्मोन्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का सबसे ज़्यादा रोल है इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द नियर बाई टिश्यू और स्पर्म को ओवम तक पहुंचने में कौन से मॉलिक्यूल्स का मेन रोल है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, बिकॉज बोथ आर द पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन होता है स्पर्म मोटिलिटी और पेनिट्रेशन कैपेसिटी इंक्रीज करता है और ऑक्सीटोसिन ऑल्सो इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टाइलिटी एंड स्पर्म मोटिलिटी। तो इसलिए दोनों का रोल वहाँ पे होता है। नेक्स्ट है इन ऑर्डर, वैसे भी ऑक्सीटोसिन का एज ए वैसो कंस्ट्रक्टर जब पार्चुरेशन होता है उस टाइम पे भी हम लोग पढ़ते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज में मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका और ये फॉर इंडक्शन ऑफ द पेन एंड मैनी अदर फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वहाँ से भी हम लोग आइडिया लगा सकते थे। नेक्स्ट है 90 इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट अवे द oocyte सेल लेयर्स द स्पर्म एक्रोसोम स्टोर्स द विच एंजाइम्स। पूछे गए हैं कि एक्रोसोम में कौन से एंजाइम्स होते हैं। एक तो जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्रोसिन बोलते हैं और अगर हम तो इसके हम आंसर की बात करें तो इसका सी होगा हाइल्यूरोनिडेज और प्रोटीएज। क्योंकि अगर हम ओवम की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सबसे इनर टू आउटर जब हम मूव करेंगे तो सबसे पहले न्यूक्लियस है, देन इसके अराउंड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो हो गया
हो गई एग की स्ट्रक्चर। देन इसके सराउंडिंग में जो ग्राफियन फॉलिकुलर सेल्स हैं वो एक फर्म सी लेयर बनाते हैं जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, एंड उसके बाहर डिफ्यूज्ड लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ऑफ द ग्राफियन फॉलिकुलर सेल्स जिसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। वो एकदम लेयर में प्रेजेंट होती हैं डिफ्यूज्ड मैनर में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइल्यूरोनिडेज की। दिस इज़ द एंजाइम विच डाइजेस्ट द हाइल्यूरोनिक एसिड विच इज़ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं इनका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है विद द हेल्प ऑफ विच द ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो उसको डाइजेस्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हाइल्यूरोनिडेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें जोना पेलुसिडा की, तो ये लेयर बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई है और उन ग्लाइकोप्रोटीन्स को जोना ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। तो जोनो ग्लोमेरुलोसा ग्लाइकोप्रोटीन्स, और ये लेयर बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीनियस कोट होती है जिसमें 3 तरीके के ZP होते हैं, ZP1 एंड ZP2 एंड ZP3। तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम की नीड पड़ती है, और ये जो प्रोटीएज एंजाइम है उसी को एक्रोसिन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय। तो इसका आंसर होगा, ऑब्वियस है, हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी दोनों के ही हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो FSH और LH हार्मोन्स होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि ग्रैन्युलोसा सेल्स और थेका इंटरना सेल्स से रिलीज होते हैं वो ओवरी के हार्मोन होते हैं। अगर हम इसके रिगार्डिंग थोड़ा और इलेबोरेटिव वे में पढ़ें तो FSH और LH दो हार्मोन जो इंटीरियर पिट्यूटरी के हैं, तो अगर फीमेल की बात करें तो FSH के रिसेप्टर ग्रैन्युलोसा सेल्स पे होते हैं और मेल में सर्टोली सेल्स के ऊपर होते हैं। वहीं पे LH के रिसेप्टर फीमेल में ग्रैन्युलोसा सेल और थेका सेल्स के पास होते हैं और मेल में लेडिक सेल्स के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ प्रोटिस्ट आर मोटाइल एंड देयर मूवमेंट में बी एक्सहिबिटेड बाय। तो इसका आंसर होगा फ्लैजिला, सूडोपोड और सीलिया। बेसिकली यहाँ पे जो प्रोटिस्ट हैं उनके मोटाइल ऑर्गन्स के नाम पूछे हैं, क्योंकि जो प्रोटोजोन्स हैं उनके डिवीज़न ही इस बेस पे वन ऑफ द करेक्टर है ऑफ द क्लासिफिकेशन, इस बेस पे की गई है कि उनमें किस तरीके का मोटाइल ऑर्गन है। जैसे कि 4 सब फाइलम है प्रोटोजोन्स के। सबसे पहले वाला है सार्कोमेस्टिगोफोरा। अब सार्कोडाइंस में वो एनिमल्स आते हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जैसे कि ट्रिप्नोसोमा, यूग्लिना एंड गियार्डिया, ये सब आते हैं। मेस्टिगोफोरा में अमीबा आता है जिसमें शूडोपोडिया होता है मोटाइल ऑर्गन। तो 2 तो हो गई, फ्लैजिला, शूडोपोडिया। देन स्पोरोजोन्स होते हैं, उनमें कोई मोटाइल ऑर्गन नहीं होता, जिसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है। देन सीलियोफोरा होता है जिसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसका एग्जाम्पल पैरामीशियम है। एक नीडोस्पोरा भी होता है फाइलम, जिसमें एग्जाम्पल आता है नोसिमा। तो हमें यहाँ से पता लग सकता है फ्लैजिला, शूडोपोडा और सीलिया ये 3 मेन मोटाइल ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट है 93। स्ट्रोंटियम 90 कैन रिप्लेस। तो इसका आंसर आएगा सेकेंड वन, कैल्शियम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका रीज़न ये है क्योंकि कैल्शियम और स्ट्रोंशियम दोनों की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। दोनों के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों ही S ब्लॉक एलिमेंट है एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं इनको। इसीलिए कैल्शियम जो कि एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है प्लांट्स में, जैसे कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट का मिडल लैमेला बना हुआ होता है, तो इसको स्ट्रोंटियम रिप्लेस कर सकता है। और एनिमल्स में भी कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं कैल्शियम के, तो इसीलिए कैल्शियम के रिप्लेसेबल में स्ट्रोंटियम ही आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स स्पीसीज। तो क्यूलेक्स स्पीसीज से जो डिजीज़ ट्रांसमिट होती है उसका एग्जाम्पल बताना था, तो इसका होगा 4th वन, जापानीज़ एंसेफेलाइटिस। ये इस क्वेश्चन पेपर में ऑलमोस्ट 3rd टाइम आया है, तो मुझे लगता है कि अगर किसी को थोड़ा सा भी हिंट मिल गया होगा इन क्वेश्चन से तो वो इजीली कर सकता था, क्योंकि जैसे बाकी देखें डेंगू, हीमोरेजिक फीवर और येलो फीवर, ये तीनों की तीनों डिजीज़ जो एडीज़ मॉस्किटो होता है उससे स्प्रेड होता है।
इनमें से बस एक ही डिजीज़ है जो क्यूलेक्स स्पीसीज से ट्रांसमिट होती है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टैसिस। तो इसका आंसर होगा सी, मूवमेंट ऑफ सोडियम इनटू सेल ड्यूरिंग एन एक्शन पोटेंशियल। क्योंकि होम्योस्टैसिस का अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब होता है सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, जहाँ पे चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हमारी बॉडी स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करती है, दैट कंडीशन इज़ होम्योस्टैसिस। तो ऐसे ऐसे अडेप्टेशंस होती हैं बॉडी में, जैसे ही बाहर की कंडीशंस चेंज होगी तो बॉडी थोड़ी बहुत अडेप्टेशंस करेगी सो दैट कि वो सर्वाइव कर सके उन चेंज्ड एनवायरनमेंट कंडीशन में। तो जैसे स्वेटिंग होती है, जब भी वार्म कंडीशन है, आउटसाइड बहुत गर्मी है तो हमें स्वेटिंग होती है, दिस इज़ अडेप्टेशन। देन रिलीज ऑफ इंसुलिन व्हेन ब्लड ग्लूकोज इंक्रीजेज, ये भी अडेप्टेशन है, ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है कि जैसे ही ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज हुआ तो देयर इज़ ए अल्टीमेट नीड टू कंट्रोल दिस, तो उसके लिए हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है। नेक्स्ट है डी ब्रीदिंग मोर रैपिडली व्हेन यू आर एट हाई एटीट्यूड, ये भी एक तरीके की अडेप्टेशन है टू मेंटेन द होम्योस्टैसिस। लेकिन जो सी वाला है मूवमेंट ऑफ सोडियम इनटू द सेल ड्यूरिंग एन एक्शन पोटेंशियल, ये कोई होम्योस्टैसिस नहीं है, बल्कि सेल के डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए ये वन ऑफ द स्टेप है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 96, इन हनी बीज द फर्टिलाइज्ड एग्स डिवेल्प इनटू, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्टेराइल वर्कर्स और द फर्टाइल क्वीन। अगर हम इसकी जो फर्टिलाइजेशन और पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में थोड़ा पढ़ें तो जो हनी बी होती है उसकी जो क्वीन फीमेल है उसमें 2n = 32 होता है, मीन्स 2n प्लॉइडी लेवल में क्रोमोसोम नंबर इज़ 32। तो जब वो नॉर्मल एग्स प्रोड्यूस करती है 2 एग बाय मियोसिस, तो उनमें n वुड बी इक्वल टू 16 and 16 इन बोथ द एग्स। तो जैसे ड्रोन का इसमें क्या होता है कि वो पार्थेनोजेनेटिकली प्रोड्यूस हुआ है, तो इसमें पार्थेनोजेनेटिकली वो भी फ्रॉम द एग ऑफ द क्वीन, तो इसलिए उसमें n = 16 होता है। तो जब फीमेल का एक नॉर्मल एग और यहाँ मेल का जो माइटोसिस से स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है ये फ्यूज़ होते हैं तो 2n बनता है, इससे फर्टाइल क्वीन या फिर स्टेराइल वर्कर प्रोड्यूस होती है। और जो फीमेल का दूसरा एग जिसमें n नॉर्मल था, मीन्स नॉर्मल एग था, दैट वाज प्रोड्यूस फ्रॉम द मियोसिस एंड उसमें n was equal to 16, तो वो डायरेक्टली बाय पार्थेनोजेनेसिस मेल ड्रोन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है 97, विजडम टीथ वर प्रेजेंट इन, तो इसका आंसर आएगा होमो इरेक्टस। बेसिकली होमो इरेक्टस एंसेस्टर हैं बिटवीन द निएंडरथल मैन्स एंड द मॉडर्न होमो सेपियंस, इनके बीच के हैं क्रोमोमैग्नन, सॉरी इसका आंसर होगा क्रोमैग्नन। होमो इरेक्टस तो पहले ही आ जाएंगे, इसका आंसर है क्रोमैग्नन, क्योंकि क्रोमैग्नन दीज आर द इन बिटवीन मैन बिटवीन द निएंडरथल एंड द मॉडर्न होमो सेपियंस। और ये जो थे ये इनको मीन्स रो फूड खाना होता था, तो इसीलिए इनमें जो विजडम टीथ हैं वो प्रेजेंट थे, क्योंकि जो अर्ली ह्यूमंस थे दे नीडेड टू चू कोर्स और द हार्ड फूड, सो दे नीडेड विजडम टीथ, इसलिए उन वाले ह्यूमंस में क्रोमैग्नन में ये विजडम टीथ प्रेजेंट होते थे। नेक्स्ट है इन RNAi मीन्स RNA इंटरफेरेंस जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग, तो इसमें पूछा है कि किसका यूज़ करके हम लोग जीन्स को साइलेंस कर सकते हैं, तो इसमें आंसर आएगा सी, डबल स्ट्रैंडेड RNA। बेसिकली ये जो RNA साइलेंसिंग टेक्निक होती है ये एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल सीक्वेंस स्पेसिफिक सप्रेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है, मीन्स जब RNA बन गया है, mRNA बनने के बाद उसका जो साइलेंसिंग होती है उसका एक वन ऑफ द स्टेप होता है ये RNA इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA इंसर्ट किया जाता है, दैट या तो हम मीन्स
डेलिब्रेटली करते हैं किसी पर्पज़ से, या फिर नेचुरली सेल्स में भी चलता है ये प्रोसेस। मान लो किसी एमआरएनए से प्रोटीन बन गया और अब उस स्टेप पे सेल को और प्रोटीन बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो कंटिन्यूस प्रोटीन सिंथेसिस ना हो उसको इनहिबिट करने के लिए एमआरएनए को डिग्रेड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये इसके ऊपर डाइसर एंजाइम काम करता है जो कि इसको छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक डाउन कर देता है। इसको बोलते हैं स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, siRNA, जिसकी लेंथ 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स होती है। अब ये जो siRNA है ये एक्चुअल में एक्टिव प्रिकर्सर है। ये जाके जो टारगेट सीक्वेंस ऑफ mRNA है वहाँ पे बाइंड करता है और उनको क्लीव कर देता है। बेसिकली ये जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन जब ये अपने सीक्वेंस पे बाइंड करता है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है और उस जो टारगेट सीक्वेंस है उसके साथ कॉम्प्लीमेंटरिटी में बाइंड करता है। मीन्स वो दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के, और फिर उसको टारगेट कर देता है टू द जो डिग्रेडिंग मशीनरी है उसको, और वहाँ पे एमआरएनए डिग्रेड हो जाता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये इसके बहुत ही अच्छे यूजेस हैं, टेक्निक से बहुत यूज़फुल है। जैसे फर्स्ट है, एक तो यूजुअल सेल में होता है रेगुलेट, नॉर्मली जो चलता रहता है ऑल द टाइम, इट रेगुलेट प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत सारे बेनिफिट्स लिए हैं इससे। जैसे कि सेकंड है, इट डिले राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। जैसे हम लोग एमएससी में पढ़ते होते हैं टोमेटो का, कि टोमेटो की राइपनिंग डिले हो जाती है, दैट इज़ डन बिकॉज ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। देन थर्ड है, it mediate the resistance against endogenous parasites as well as exogenous pathogenic nucleic acid। मीन्स कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन न्यूक्लिक एसिड सेल के अंदर एंट्री नहीं कर सकता, बिकॉज अगर किया तो इस प्रोसेस से उसके जो न्यूक्लिक एसिड है उसको डिग्रेड कर देते हैं। नेक्स्ट है 99th, ड्यू टू ए न्यूक्लियर एक्सीडेंट इन चेरनोबाइल न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन 1986। तो उसका कंसिक्वेंसेस पूछे हैं कि उससे क्या कंसिक्वेंसेस हुए थे। तो इसका आंसर होगा ए, हाई लेवल ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स सीजियम 134 एंड सीजियम 137 वर डिटेक्टेड इन हनी बीज। तो सीजियम 137 इसलिए है क्योंकि ये इसका रेडियो आइसोटॉप है सीजियम का, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन के ड्यूरिंग प्रोड्यूस होता है। और जब ये डिज़ास्टर हुआ उसके कुछ टाइम बाद हनी बी में बहुत ज़्यादा रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स देखे गए थे और उनके साइड इफ़ेक्ट भी हुए थे हनी बी में, जैसे कि नंबर ऑफ़ क्वीन बी और उनकी कॉलोनी ग्रोथ में डिक्रीज़ आया था, नंबर ऑफ़ क्वीन बी डिक्रीज़ हो गई थी। वैसे अगर चेरनोबाइल डिजास्टर की बात करें तो ये एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था जो कि 26 अप्रैल 1986 को हुआ था एट द रिएक्टर नंबर 4 इन यूक्रेनियन एसएसआर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोम्स दैट एन इकोलॉजिस्ट वुड पास व्हेन ही ट्रैवल्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, रेन फॉरेस्ट, कॉनिफेरस, टेगा एंड देन टुंड्रा। क्योंकि जब जो इक्वेटर होता है वहाँ पे रेन फॉरेस्ट होते हैं, जैसे एग्जांपल है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका में है, तो वो इक्वेटर पे है। देन हम इक्वेटर से थोड़ा थोड़ा ऊपर मूव करेंगे तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट आएंगे जो टेम्परेट रीजन के होते हैं। देन टेगा एंड देन टुंड्रा, ये बिल्कुल पोलर रीजन में होते हैं जहाँ पे बहुत आइस ही आइस होती है और बहुत कम ग्रीनरी और वेजिटेशन मिलती है।